नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि एक और जहां भारतीयों के बारे में यह कहा जा रहा है कि भारत इतनी बड़ी जीडीपी बनता चला जा रहा है, 3.75 ट्रिलियन से ऊपर की हमारी इकोनॉमी हो गई है। दुनिया के अंदर जहां रिसेशन के अंदर इतने सारे देश की संभावनाएं सुनती हैं, जर्मनी रिसेशन में जा चुका है, उसी बीच में एक खबर आती है कि नहीं, इंडिया रिसेशन से बाहर चल रहा है, इंडिया में रिसेशन के चांसेस बहुत कम है। और उसी बीच में अगर आपको यह खबर निकल कर आ जाए कि इंडिया में जिनकी वजह से जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो लोग देश छोड़ करके या तो दुबई जा रहे हैं रहने के लिए या फिर वो सिंगापुर जा रहे हैं। ये खबर सुनने में आप लोगों को थोड़ा सा विस्मयकारी लगेगी कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी है क्या? मतलब कमाया पे खाया यहां से और चले गए दूसरे देश में रहने के लिए। हाँ, शायद एक बार के लिए आपको लग भी सकता है। कुछ ऐसा भी संभव है कि कमाने के लिए वापस से वो इंडिया आए, लेकिन रहने के लिए अपने आप को दुबई या सिंगापुर सेटल कर लें। ये क्या है ये कहानी? क्या ये रियलिटी है या फिर कहानियां हैं? कहां से निकल कर आ रही है? आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आप सबने कुछ दिनों पूर्व हमारे साथ एक सेशन साझा करते हुए सुना था कि आखिरी आर्थिक मंदी का शिकार हाल ही में एक यूरोपियन देश जर्मनी बना है। हमने इसके बारे में आपको जिक्र भी किया था और बताया भी था कि यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने आप को रिसेशन में डिक्लेयर कर चुकी है। जब हमने सुना तो बड़ा दुख भी हुआ, जानकर के आश्चर्य भी हुआ कि यार ये इतने सक्सेसफुल देश रिसेशन में कैसे चले जाते हैं, क्योंकि इनकी जीडीपी में ग्रोथ नहीं देखी जा रही है, इसलिए चले गए। वहीं जब हमने इंडिया के बारे में मैप जाना तो हमें जानकर बड़ी खुशी हुई कि इंडिया के अंदर रिसेशन के चांसेस 0% के आसपास हैं, जहां एक और यूके, न्यूजीलैंड, यूएस, जर्मनी के अंदर इतने हाई चांसेस हैं रिसेशन, यानी कि 2 लगातार क्वार्टर तक आर्थिक विकास दर गिरावट के, जिसकी वजह से रिसेशन के चांसेस बनते हैं। इंडिया में 0% चांसेस हैं और यही कारण है कि इंडिया प्राउडली कहता है कि हमारा $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है, जो कि अपने आप में अब तक की हाईएस्ट अचीवमेंट है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारी रियल टाइम जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2022-23 के अंदर वो 7.2% रही है, जो कि अपने आप में ग्लोबल मैप में इंडिया को टॉपर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देती है। ये सुर्खियां जब हम मैच करते हुए आते हैं कि जीडीपी हमारी इतनी ऊपर, जर्मनी के पीछे पीछे चले आ रहे हैं, टॉप 5 में हम ऑलरेडी हैं, 2024 तक हम मोस्ट प्रोबेबली चौथी बड़ी जीडीपी बन जाएंगे, लेकिन फिर जीडीपी के पीछे पीछे हमारे सामने एक खबर निकल के आती है और वो सुर्खी बन जाती है। क्या बनकर आती है? खबर है इंडिया टू लॉस 6500 मिलीनियर्स। मिलीनियर्स मतलब जिनकी नेटवर्थ मिलियंस में हो। मिलियन बोले तो 10 लाख रुपए के लिए। अरे साहब, मिलीनियर यार डॉलर्स में काउंट किया जाता है। $10 लाख कितना हुआ लगभग, यानी जो जिनकी नेटवर्थ लगभग 8.2 करोड़ से ऊपर हो, नेटवर्थ प्रति ईयर कमाने की जो उनकी कमाई है वो 8.5 करोड़ रुपए से ऊपर हो, ऐसे लोग 6500 से अधिक लोग देश छोड़ करके सिंगापुर या दुबई जा रहे हैं। यह खबर केवल एनडीटीवी में नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी लिखी, दुबई और सिंगापुर का नाम निकल कर आया, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखी कि भाई ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से ऐसी बात निकल कर आ रही है। क्या केवल इंडिया से जा रहे हैं क्या? नहीं, चाइना का नाम भी आ रहा है। इधर देखिए, चाइना इज एक्सपेक्टेड टू सी 13,500 सच डिपार्चर्स, यूके से 3200, और ऑस्ट्रेलिया सबकी पसंद बनती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया जाकर के ये लोग रहने जा रहे हैं कि हम वहां रहेंगे। मैक्सिमम लोगों की पसंद ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया के आसपास वालों की दुबई और सिंगापुर है। सवाल बड़ा बना कि भाई ऐसा क्या हो गया है, मिलेनियर्स क्यों इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं? पैसा ज्यादा हो गया क्या उन्हें? कोई क्या हो क्या रहा है? डर लग रहा है कि ज्यादा कमा लिया तो बोले चलो अब यहां से निकलते, क्या है? चर्चा करेंगे। दुनिया से अमीरों के जो शिफ्ट होने की खबर है, इसके बारे में रिपोर्ट निकाली है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अंदर ये जानकारी निकल कर आई है। हेनले के अनुसार, हेनले वही जो पासपोर्ट इंडेक्स निकालती है, उसके द्वारा ये जानकारी जो दी जा रही है, इसको हम चर्चा में तो लाएंगे, लेकिन दुनिया के और देशों का ट्रेंड भी बताते हुए लाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि इंडिया मिलेनियर्स के मामले में कहां खड़ा हुआ है, इंडिया में किस प्रकार से और तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो इधर देखिए, रिपोर्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार देश छोड़कर जाने वाले हाई नेटवर्थ, HNI कहते हैं इनको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। मैं सारी चीजों की व्याख्या करूंगा, पहले तथ्यात्मक जानकारी कर लेते हैं। उसमें दुनिया के अंदर दूसरे पायदान पर जो माइग्रेट होने वाले लोग हैं उसमें भारत है, हमसे जस्ट डबल नंबर पर चीन चल रहा है, हमारे बाद में यूके है जहां से पैसे वाले लोग देश छोड़ करके दूसरी जगह पर रहने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में लोग जो हैं वो लगातार, इसके बाद में रूस है। रूस का कारण बड़ा ऑब्वियस है कि वहां से लोग क्यों छोड़ करके देश जा रहे होंगे। एक बार के लिए जरा हम इस स्थिति को देखते हैं, किस तरह से लगातार लोग 2023 का फिगर दर्शा रहे हैं। देखिए, जहां बात हो चाइना की, चाइना के अंदर 10,800 के बाद 13,500, चाइना, इंडिया, यूके, रशिया
फिर ब्राजील, फिर हांगकांग, इस तरह से लोग लगातार छोड़कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर, यूएसए। छोड़कर जाने वाली जो प्रमुख डेस्टिनेशन है उनमें से ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सिंगापुर। और इंडियंस तो बड़ी मात्रा में यहां जाके रहने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में बड़ा सवाल तो बनेगा कि यार ऐसा क्या हो रहा है, ये बताएंगे। हेनले के बारे में तो आप जानते ही, वही पासपोर्ट इंडेक्स वाली, ये क्या काम करती है, दुनिया भर के अंदर किस प्रकार से काम करती है, ये कई बार अपन ने जान लिया है। HNI किन्हें कहते हैं? जो 8.5 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी के अंदर हम बात करें उससे ज़्यादा सालाना कमाते हो तो वो HNI कहलाते हैं। दुनिया भर में अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा करोड़पति कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा करोड़पति यूएस के पास है। कितने हैं? 24,480 मिलेनियर्स हैं जो कि यूएस के अंदर रहते हैं। भारत की बात करें 796 इंडिविजुअल्स, हजार में बात की जा रही है, 24,480,000। ठीक है, ऐसे यहां पे 796,000। इनमें से अगर नंबर निकलते हुए जाने लगेंगे तो आपके लिए तो बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। जो व्यक्ति यहां पे इतना कमा रहा था अब वो दूसरे देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। इंडिया के लिए तो बड़ी चिंता की बात है। चर्चा करेंगे, सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन कारणों को समझाएं उससे पहले आपको थोड़ा सा देश के बारे में जानकारी हो तो बेहतर रहेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब पैसा कमाता है ना, मतलब आप या मैं, जो भी हम आप इस अर्थव्यवस्था से हैं, जब धन कमाते हैं तो दो सोर्सेज होते हैं कि साहब हमने इस देश में आमदनी कमाई, पैसा कमाया, पैसा कमाकर दूसरे देश में रहने हम जा रहे हैं। दूसरे देश में जा क्यों रहे हैं, हम अपने देश में क्यों नहीं रह रहे हैं, तो पहला कारण खोजा जाता है। और जिस बात को सुनकर के हम अक्सर इंडियंस को बड़ी निराशा सी भी होती है कि यार कमाया तो सारा हमसे ही था, इसी देश के कारण कमाया था, अब चले जा रहे हैं। बिल्कुल, सारी चीज़ों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, इलेक्ट से इंडियन के बारे में बात करते हैं, एक आम आदमी के बारे में बात करते हैं, जो आम आदमी आप और हमारे बीच में रह रहा है, अपन जैसा जो व्यक्ति है उसके बारे में। उसकी नेचुरल जरूरत क्या है, सरकार से क्या अपेक्षा करता है, वो बेसिक नीड्स हैं उसकी, जैसे चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, सैनिटेशन यानी सफाई है ना, और स्कूलिंग है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन है, पुलिस शासन व्यवस्था है, करप्शन है। ये उसकी रोजाना की दिनचर्या के अंदर मतलब टकरा कर सामने आने वाली व्यवस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए, आज आप जब घर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले ही बाहर निकलते आपका जो सामना होता है वो खराब सड़क से होता है। उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर के आपको फिर मिलता है वही भीड़ भाड़ के अंदर पुलिस रूट पे खड़ी हुई है, 100 रुपये दे करके कोई उनसे बचने की सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि मैं हेलमेट लगा के कैसे निकलूं, अव्यवस्था। फिर पता चलता है आप अपना फ़ोन कान पर लगा के चल रहे थे, किसी ने आपसे फ़ोन झपट लिया। इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों को इर्द गिर्द दिखाई देने लगती हैं। फिर आपके मन में आता है कि चल, हो सकता है मैं आम आदमी हूँ, मेरी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, शायद इसलिए होता होगा। भाई मैं रोड पे निकल रहा हूँ, मैं हो सकता है ख़राब गली में रहता हूँ, इसलिए मेरी गली की सड़क ख़राब हो सकता है मैं जिस गली में रहता हूँ वहाँ पर इतनी अच्छी मतलब पार्क की, स्कूल की, अस्पतालों की व्यवस्था ना हो सकता है पैसे वालों के साथ बहुत अच्छा होता होगा, है ना। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति से थोड़ा ऊपर का व्यक्ति है, जो 5 करोड़ रुपये साल का कमाता है। उदाहरण के लिए हम लेकर चलते हैं, 5 करोड़ रुपये साल का अगर वो व्यक्ति कमाता है ना, तो वो अपनी कमाई में से कम 2 करोड़ रुपए, कम से कम बता रहा हूं, वो डायरेक्ट टैक्सेशन में सरकार को दे देता है। डायरेक्ट टैक्सेशन में। आप पूछेंगे ये कैसे? उसकी कमाई में जो स्लैब लगते जा रहे हैं, अगर वो सेल्फ एंटरप्रेन्योर है तो कम से कम 18 से लेकर 28% तक तो वो जीएसटी, हालांकि स्लैब कितनी भी हो, लेकिन सर्विस क्लास इंडस्ट्री 18 से 28 के टैक्स स्लैब में आती है। इतना परसेंट तो जीएसटी चला गया। जीएसटी के बाद जो उसकी आमदनी बची, उसके ऊपर उसके जो स्लैब चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगता है। स्लैब सब कुछ मिलू करके आप 35 से लेकर 40% सरकार को सीधा अपनी कमाई में से उठाकर भेंट कर देते हैं। यानी अगर 5 करोड़ कमाने वाला भारत का व्यक्ति है सर्विस क्लास का, तो वो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो सीधा टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी के नाम पर सरकार को दे रहा है कि सर ये पकड़िए, मैंने कमा लिया। अच्छा, आप कहेंगे तो बुराई क्या है, इस देश में कमाया है, इस देश में ही लगा दिया, क्या बुराई है, जिनसे कमाया उन्हीं को दे दिया। बहुत सही है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कमी क्या है वो समझ लीजिए। ये जिसने 2 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स दिया है ना, उसके सामने एक विकल्प और चल रहा है, और वो क्या है? उसके सामने विकल्प चल रहा है यूएई का, दुबई का। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जब मैं यहाँ गया तो मैंने क्या पाया वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 करोड़ वाला व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट, मैं एक दिन कुमार विश्वास जी का एक वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से उठाया भी था। एक कवि मंच पे उन्होंने बात उठाई थी और वो बहुत जेन्युइन भी थी। उनका कहना था कि मैं 2 करोड़ रुपए सरकार को पे करता हूं, कुमार विश्वास जी। उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए टैक्स पे करता हूं सरकार को, उसके बावजूद मेरी बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती है। प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ने जाती है?
क्योंकि सरकारी स्कूलों में वो संसाधन नहीं है, वो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त व्यवस्था में नहीं है, ना प्रेमाइसेस है ना स्कूल है जहां पर मैं अपने बच्चे को इतना कमाते हुए महसूस करूं कि यहां पढ़ाने भेजा जाए, नंबर एक। दूसरा, मैं सरकार को 2 करोड़ रुपए तो देता हूं, लेकिन मैं अपनी निजी सिक्योरिटी भी साथ लेकर घूमता हूं। क्यों? पता नहीं कौन कल को धमकी देने चला आए, पता नहीं कल को कौन आकर सीधा मुठभेड़ कर ले, मेरी सिक्योरिटी का भी कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मैं निजी सिक्योरिटी अपनी लेकर चलता हूं, मुझे पर्सनल पुलिस जो है उसके अलावा भी अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तीसरा, अगर मैं बीमार हो जाता हूं, कुमार विश्वास जी की बातें हैं जो मैं अपने रेफरेंस में या फिर जो भी लोग कमाते हैं उनके बारे में बताता हूं, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें निजी अस्पताल में इसलिए जाना जरूरी होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई मेरी वर्थ है तो इसे बचे रहना भी जरूरी है। सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं या वो संसाधन नहीं है जो प्राइवेट अस्पताल के अंदर उपस्थित है, इसलिए मैं इलाज कराने भी वहां जाता हूं। अब सवाल बचता है कि अब अपने लिए मैंने क्या किया। तो अपने लिए सरकार से जो मुझे चीजें चाहिए थी, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, उन सब चीजों के अंदर तो मुझे अपनी अपनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। तो ये पैसा मैंने अल्टीमेटली दिया किस लिए? बोले राष्ट्र निर्माण के लिए दिया। बोले ठीक है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए दिया गया पैसा है? बोले हाँ। तो चलिए अब एक दूसरे राष्ट्र पर चलते हैं। दूसरा राष्ट्र आपके सामने यूएई, दुबई की मैं बात बताता हूं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ दिनों पूर्व मैं वहां गया था, जो मैंने पर्सनली वहां ऑब्जर्व किया वो बताता हूं। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था, मैं सोचकर तो गया था कि आपकी क्लासेस वहां से लूंगा, अपने साथ लैपटॉप लेकर गया था, लेकिन लैपटॉप मैंने गाड़ी में ही रखा, छोड़ दिया। मैं भूल गया लैपटॉप उतारना, जब होटल में उतरा तो मेरा लैपटॉप गाड़ी में ही छूट गया, टैक्सी में ही छूट गया। बदकिस्मती से वो टैक्सी भी मैंने हाथ देके बुक की थी कि भाई मुझे इस होटल से दूसरी होटल शिफ्ट होना है, आप मेरे साथ चलिए। वो टैक्सी वाला मुझे लेके चला गया, मैं उसका नंबर लेना भूल गया, मेरे पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं था कि मैंने कौन सी जगह से टैक्सी बुक की है। उसने किलोमीटर के हिसाब से छोड़ा और मुझसे जो उनकी दिरहम चलते हैं मैंने वो पे किया। आप यकीन मानेंगे, अपने देश में आप राह चल रहे हैं, राह चलते हुए अगर आपका मोबाइल छिन जाए और पड़ोस में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और छोड़िए पुलिस स्टेशन के सामने से मोबाइल छिन जाए, तो भी आप लोगों को इतनी असुविधा होती है कि ये मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वापस। और सुनने में बाद में यही मिलता है, हाँ डाल दिया है हमने IMEI नंबर आपका, जब मिलेगी सूचना बता देंगे, और रिकॉर्ड आपके सामने है, क्या होता है सबको पता है। मैं आपको यकीनन बताता हूं, और ये मतलब किसी देश का प्रचार नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। विदिन 24 आवर्स मेरा शाम को सामान गया, विदिन 24 आवर्स वो गाड़ी वाला होटल के गेट पर 2 घंटे से मेरा इंतजार सामान लेकर कर रहा था। आप पूछेंगे ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो देश अपने देश में आ रहे हर टूरिस्ट का ही नहीं, हर नागरिक की सुरक्षा का इस लेवल तक ख्याल रखता है। आप पूछेंगे ये संभव कैसे हुआ? मैं होटल वाले के पास गया, मैंने जाकर बोला कि भाई मेरा ऐसे ऐसे लैपटॉप छूट गया फला फला गाड़ी के अंदर, मैं उतरा था। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने तुरंत लैपटॉप से कैमरा जूम किया, गाड़ी का नंबर देखा, नज़दीकी जो सेंटर था उसने कंपनी का नाम देखा कि इस कंपनी की गाड़ी है, वहाँ कॉल किया, पता चला कि वो जो ड्राइवर है वो मूल रूप से पाकिस्तान निवासी है। यूएई के अंदर सबसे बड़ी संख्या में भारतीय, उसके बाद पाकिस्तानी रहते हैं। ड्राइवर पाकिस्तानी है, अपने अंदर वो वाली फीलिंग आई, और ये तो पाकिस्तानी आदमी है, पाकिस्तानी तो लैपटॉप देगा ही नहीं, इतना महंगा। अपने दिमाग में ख्याल चल रहे हैं। मैंने अपने आपसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने अभी तक शेयर नहीं किया पब्लिक डोमेन में, बता रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या हुआ, मैंने फ़ोन किया कंपनी को, तो कंपनी ने कहा कि सर हमारी टैक्सी में आपका लैपटॉप छूटा है, ये जानकारी हमें पता चल गई। मेरे मन में कौतूहल रहा कि यार पता कैसे चली। पता इस तरह चली कि जिस टैक्सी में मैं बैठा था उसमें 3 कैमरे लगे थे, जिसमें से उसकी जो पीछे की डग्गी है जिसमें सामान रखा जाता है वो, सीट जो बैठी है वो, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो, तीनों के तीनों मॉनिटर होते हैं एनी टाइम सरकार के द्वारा। आपकी एक भी गली या डेड पॉइंट ऐसा नहीं है जहां कैमरा ना लगा हो, जिसकी निगरानी ना हो रही हो। पूरी तरह सर्विलांस पर चलने वाला वो सिस्टम है। मैं अपने एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा हूं, आप सोचिए। वहां पर जब मैं रुका मेरे मन में बहुत डर बैठने लगा, क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस था मेरे दिमाग में। सामान छूट जाए तो फिर हम भगवान भरोसे होते हैं कि यार सामने वाले के अंदर अगर नैतिकता बचेगी तो दे जाएगा, अदरवाइज तो सामान गया। वहां पर सामान वो चाहकर भी अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि टैक्सी जब उसने हैंडओवर करी, उसने चेक किया तो वो कैमरे में कैद हो चुका था कि उसको सामान में लगेज मिला है। लगेज मिला है तो उसको देने आना ही था, ये उसकी मजबूरी थी। अब आप सोचकर देखिए किस प्रकार की व्यवस्था। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ जब होटल वाले ने मुझसे ये कहा, सर अगर मोबाइल छोड़िए, आपकी जेब से पैसे भी गिरे रह जाएंगे ना, वो भी वापस आएंगे। ये दुबई है सर, या सिक्योरिटी इस कदम तक है। मेरा पहला एक्सपीरियंस जिसमें मुझे ये लगा कि यदि इंडिया में ये काम मेरे साथ हुआ होता तो मैं भगवान भरोसे होता।
दूसरी चीज, इंडिया में सामान, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं आईआईटी पढ़ने गया था, मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ घर वालों से, विंडो पे यूँ हाथ लगा रखा है, मैं विंडो पे हाथ लगा के बैठा हूँ। कानपुर सेंट्रल की घटना है, ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन चलती है, मेरा हाथ तो यहीं लगा रह जाता है लेकिन मेरा फोन हाथ में नहीं होता है। एक भाई साहब छीन के ले जा चुके होते हैं। आप कुछ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाए तो देश में, अगर ये सबसे बेसिक पॉइंट मैंने बताया जो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज सिक्योरिटी, जिसके लिए कोई भी नेटवर्थ हाई HNI अपनी सिक्योरिटी को लेकर सोचता है कि मैं दूसरे देश में जाऊं तो बेहतर होगा। दूसरा एक्सपीरियंस सुनिए अब आप। यहां पर टैक्सेशन मैंने आपको बताया 35 से लेकर 40% तक। अगर आप नंबर 1 से सारा काम करें, या तो आप टैक्स बचाने के लिए चोरी करिए, टैक्स इवेजन जिसे आप कहते हैं, टैक्स चोरी के नाम पर फिर आपको GST वाले, इनकम टैक्स वाले घर आकर ऐसे धमकाएंगे कि मेरे बच्चे का एडमिशन फ्री में कर दो, मेरे यहाँ फलाना कंसर्ट फ्री में कर दो, मेरा खाना फ्री कर दो, मेरे यहाँ होटल में किसी का स्टे फ्री करा दो। वो आपका जबरदस्त लाइजन में लाभ लेंगे। ये तो हो गया टैक्स बचाने के नुकसान। तो आप बचाते नहीं है, आप टैक्स दे देते, भैया ये पकड़ो टैक्स रखो अपने पास। दूसरी चीज, यहाँ टैक्सेशन सुनिए कितना है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। यहाँ की सरकार ने अभी टैक्सेशन अनाउंस किया है, वो है मात्र 5%, वो भी वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। और वो भी अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं तो वो वापस लेके आ सकते हैं कि मेरा टैक्स रिटर्न कर दीजिए, मैं जा रहा हूं। 5% टैक्स आपको चुकाना पड़ता है। 5 करोड़ कमा रहे हो, 5% टैक्स ले रहे हो, मतलब आपने जो सिक्योरिटी वहां पर पाई। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये सारे एक्सपीरियंस की टाइटल ही ये है कि दुबई लोग जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं? पहला सिक्योरिटी, दूसरा टैक्सेशन, 5% टैक्स। उस 5% टैक्स में सरकार दे क्या रही है आपको? सरकार दे रही है रोड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आजादी। गाड़ियां जो टैक्सी भी चल रही हैं वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां पर जब एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं तो बताया जाता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएंगे। इंडियंस खुश होते हैं कि वाह क्या पा लिया। वहां टैक्सी की मिनिमम स्पीड चल रही है 120 किलोमीटर पे, कि हाँ भाई अपन इतने पे चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो आपको सुविधाएं दे रहे हैं उसमें सड़कें हैं, सुरक्षा है, टैक्सेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने 5 करोड़ ले जाकर वहां इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट काय में किया? आपने जाकर वहां पर एक फ्लैट खरीद लिया, जो कि वहां पर बड़ा कॉमन है। लोग जाकर सबसे पहला काम ही ये करते हैं, तो फ्लैट खरीद लेते हैं, अपनी एक कोई कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि आपको वहां की सरकार गोल्डन वीजा ऑफर कर देती है। इसका मतलब आप कभी भी आइए जाइए, कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बड़ा है, 5 की जगह 10 भी हो सकता है, कुछ टेक्निकलिटीज है, आप वो करिए, आपको गोल्डन वीजा। चौथी चीज, आपको अगर हॉस्पिटल्स के बारे में जानना है तो दुनिया का जो टॉप एंड क्लास हॉस्पिटल हो सकता है वो आपके लिए वहां पर उपलब्ध है। जब ये सुविधाएं व्यक्ति को मिलने लगती हैं, जब वो सुरक्षित महसूस करने लगता है, तो इंडिया के अंदर और क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक गाड़ियां मेंटेन करने लग गए, ढंग के घर में रहने लग गए, तो आपके पास में जो आजकल अंडरवर्ल्ड के सो कॉल्ड नेता लोग बनते जा रहे हैं, हर जगह छोटे छोटे नुक्कड़ चौराहे पर 2-4 गुंडे खड़े हो गए जो अपने आप को समझते हैं कि पुलिस से बड़े हैं, वो आपको फोन पे धमकी दे करके वसूली करने निकल पड़ते हैं। हाँ भाई सुना है आजकल बढ़िया कमा रहे हो, इतना पैसा घर भिजवा देना अगर खुद की सुरक्षा चाहते हो तो। सोचिए वो धमकी देने वाला व्यक्ति भी दुबई बैठ के धमकी दे रहा है, क्योंकि उसको पता है उसका वहां कुछ नहीं होगा, वो वहां सेफ है, वो तो इंडिया कॉल कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए। जब इतना सब कुछ है तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना कि इतने लोग यहां से शिफ्ट हो रहे हैं, ये नंबर भी आपको कम लगेगा। और वो कम इसलिए लगेगा एक बार के लिए कि यार हो सकता है बाकी लोगों को पता नहीं है कि ऐसा दुनिया में कहीं होता है। तो सबसे पहली चीज जो हेनले ने भी, मैंने तो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के बता दी, अब हेनले की भी अगर आप वाई वाला पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। सबसे पहला कारण माइग्रेशन ऑफ इंडियंस का जो निकल कर आ रहा है, उनमें सबसे बड़े कारणों के अंदर है कि लोगों को वहां के टैक्सेशन से, वहां पर हाईएस्ट नंबर इमिग्रेशन जितने भी जा रहे हैं वो इंडिया के टैक्सेशन से डर करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां पर टैक्स लेजिस्लेशन बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ साथ रेमिटेंसेस भी हमारे देश के अंदर से अगर किसी को बाहर, अब क्या होता है इंडिया से अगर आपको बाहर अपना बच्चा पढ़ने गया, आपको पैसा भेजना है, पहले सरकार कुछ पैसा उस पर भी कमीशन लेती थी कि नहीं तुम पैसा कैसे भेज सकते हो, अब वो भी बढ़ाकर 20% कर दिया गया। बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो आप पैसा भेजोगे तो इतना % टैक्स ज्यादा लगेगा। ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने यहां पर निकल कर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। टैक्स कलेक्शन एज सोर्स, जिसे TCS नाम दिया गया है, सेलर टू बायर, डिपॉजिट विद द टैक्स अथॉरिटीज, सेक्शन 206C इनकम टैक्स, गवर्नमेंट गुड्स एंड टैक्स। टैक्स कलेक्टेड सोर्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ करके देश के अंदर बहुत ज्यादा कर दी गई है, यानी कि देश के अंदर जो देश के वासियों से जो टैक्स वसूला जा रहा है वो इतना ज्यादा है कि इमिग्रेशन के नाम पर जो लोग बाहर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं
उन्हें भी अपने देश से पैसा भेजते समय बहुत सारा टैक्स चुकाना पड़ता है। इसलिए जिन्हें बच्चों को अच्छी सुविधाएं देनी है वो बाहर जाकर सेटल हो रहे हैं। इंडिया के साथ में यूएन की रिपोर्ट, जो बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से जोड़ी वो मेरी असल में अपनी ना होकर के यूएन की भी छोड़ करके समझें तो भी समझ पाएंगे। यूएन के अंदर मेरे प्यारे साथियों, खुद यूएन का मानना है कि इंडिया लीड ग्लोबल एक्सोडस फॉर बेटर लाइफ। हमारे यहां पर इतना चैलेंज है मिलेनियर्स का कि ये 5th सिटी ऑफ इंडिया के रूप में दुबई और सिंगापुर को ट्रीट करते हैं कि हम वहां जाकर के ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। इस पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड ग्लोबल इन्वेस्टर गोल्डन वीजा प्रोग्राम, फेवरेबल टैक्स एनवायरनमेंट, रोबस्ट बिजनेस इकोसिस्टम, सेफ एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, किसी प्रकार का कोई झमेला नहीं, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं कि जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, आराम से सुकून से रहो, वहां की जिंदगी के जो नियम कानून है उन्हें फॉलो करो और आराम से जिंदगी बिताओ। ये वहां पर होता है। तो ये कारण है हमारे जो हाई एंड नेटवर्थ वाले लोग हैं जो देश छोड़ करके दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं। सीईओ ऑफ हेनले पासपोर्ट का कहना है कि ये आने वाले समय में रुकने वाला नहीं है, ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर ये चीजें तो आपने बताई एक डेवलप्ड कंट्री की जिसके अंदर इतना पैसा है, पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है, इसलिए सुविधाएं वहां पर दी जा सकती हैं। हमारे जैसे देश के अंदर जहां पर ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है, ऐसी स्थिति में ये संभव कैसे होगा? अगर इंडियन गवर्नमेंट कल को सोच भी ले कि मुझे अपने लोगों को ये सब कुछ देना है तो दे कैसे पाएगी? बहुत सही सवाल है। इसके लिए यहां पर 2-4 ऑप्शंस दिमाग में निकलते हैं और वो क्या है? सरकार की मजबूरी है कि वो सबको एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं दे सकती, लेकिन सरकार प्लानिंग इस तरह से कर रही है जैसे जो आप लोग हाल ही में अंडमान निकोबार के पास सरकार के द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना जो सुन रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार निकोबार को सिंगापुर की तरह डेवलप करने के बारे में विचार कर रही है। यानी इंडिया का कोई भी व्यक्ति इंडिया के ही एक आइलैंड निकोबार पर जाकर अगर रहने जाता है तो उसे टैक्सेशन में, उसे सिक्योरिटी में, उसे सर्विसेज में वो सारी सुविधाएं सिंगापुर स्टाइल में उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। जिसमें से टैक्स रिलैक्सेशन सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ने अपने ऑफिस सिंगापुर में और दुबई में इसीलिए खोले हुए हैं क्योंकि वो वहां से ऑपरेट करते हैं, बिना टैक्सेशन के अपना काम ऑपरेट कर लेते हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने तो अपने अनुभव जोड़ करके आपको इसमें बात बताई है। बाकी आपको लगता है कि सरकार ऐसा सबके साथ नहीं लागू कर सकती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकार को टैक्सेशन के मामले में भी ये सोचना होगा कि टैक्स एवेजन के नाम पर जो शर्मिंदगी, जलालत दी जाती है ना लोगों को, उससे अगर बचाया जाए तो शायद लोग देश के प्रति उतनी वफादारी से काम कर पाएं। खैर, बाकी आपके मन की बातें, आपको जैसे समझना है आप समझें, आप बताएं। बाकी हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों के लिए भवानी बैच में एडमिशन शुरू हो चुका है। भवानी बैच कंप्लीट जीएस बैच, जिसके अंदर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री मेरे द्वारा एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ाई जाती है। ये मात्र 1999 में पूरे 1 साल के लिए आपको उपलब्ध कराया गया है। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे और डिफेंस जैसे एग्जामिनेशंस के लिए जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहें वो हमारे साथ भवानी बैच डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एडमिशन शुरू है, इस रविवार की मध्यरात्रि तक आपको एडमिशन दिए जाएंगे। एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गूगल प्ले स्टोर, iOS और विंडो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप यहाँ पर जो भी क्लासेस पढ़ेंगे उसकी कंप्लीट पीडीएफ, क्लासेस अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख पाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारी टेक्निकल टीम का सपोर्ट भी इन नंबर्स पर कांटेक्ट करने के लिए मिलता है। ठीक है ना? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।